हेलो दोस्तों, पुनः एक बार स्वागत है आप सबों का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी 26 पे। और आज हम लोग देखेंगे कि जो मेरा ये लेक्चर है इसके तहत हम लोग देखेंगे एक इतिहासकार के रूप में कल्हण। देखिए, कल्हण प्राचीन भारत के इतिहासकार हैं जिन्होंने कश्मीर के इतिहास को लिखा है और उनके बुक का नाम था रायतरंगिणी, जिसके तहत हम लोगों को ये जानकारी मिलती है कि कश्मीर के इतिहास में जो जो शासक हुए या शासन करने वाले वंश हुए उनकी इतिहास की जानकारी इसी बुक से मिलती है, रायतरंगिणी से। तो सबसे पहली बात तो हम लोग जान लेंगे कि कल्हण का सामान्य परिचय क्या था, वो आखिर उनकी पृष्ठभूमि किस प्रकार की रही। दूसरी बात इसमें ये हम लोग जानेंगे कि कल्हण के द्वारा रायतरंगिणी जो लिखी गई उसमें क्या किस वंश की चर्चाएं हैं, और उसमें अगर विशेष चर्चाएं हैं तो वो इतिहास की पहलुओं पर हम लोग देखेंगे। लेकिन इस कड़ी में हम लोग देखेंगे एक इतिहासकार के रूप में कल्हण और उनकी बुक, और वो इतिहासकार किस प्रकार के थे, उन्हें भारत का प्रथम इतिहासकार होने का गौरव प्राप्त है तो वो आखिर कैसे। कोई भी इतिहासकार भारत या कोई भी किसी भी देश का पहला इतिहासकार होता है तो इसके पीछे का भी कुछ ना कुछ कारण होता है, उसकी कार्य उस तरह की होती है जिसकी वजह से उनको प्रथम इतिहासकार माना जाता है। तो भारतीय संस्कृति में या भारतीय इतिहास में पहले इतिहासकार ये हैं कल्हण, जिनको कहा जाता है कि भारत के पहले इतिहासकार थे। तो आखिर कैसे उनकी सूझबूझ इस प्रकार की थी जो कि वो आज के समकालीन इतिहासकार के रूप में मतलब दर्जा प्राप्त हैं, यानी आज के समकालीन जो इतिहासकार हैं उन्हीं की तरह उनको माना जाता है। तो चलिए उन्हीं बिंदुओं को आज देखेंगे, आखिर कल्हण का सामान्य परिचय किस तरीके का था इसको पहले हम लोग देखते हैं। तो देखिए, इस कल्हण का एक ब्राह्मण इतिहासकार है जिनका जन्म 12वीं शताब्दी में कश्मीर में हुआ था। उनके पिता का नाम चंपक था जो कश्मीर के लोहार वंश का उस समय दौर चल रहा था। उसके शासक थे हर्ष, जो कि 1089 से 1101 ईस्वी तक शासन किए थे वहाँ कश्मीर में। जबकि कश्मीर के इतिहास को पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम बताएंगे कि कश्मीर के इतिहास में कौन कौन से वंश हुए और कौन कौन से शासक हुए। तो उन्हीं में एक शासक था हर्ष, उसी के दरबारी हुए थे और सलाहकार थे उनके जो चंपक थे, और उन्हीं के पुत्र हैं कल्हण। कल्हण को उच्च शिक्षा प्राप्त हुआ था और काव्य रचना में उन्होंने अद्भुत कुशलता प्राप्त कर ली थी। वह प्राचीन भारत का एकमात्र रचनाकार या इतिहासकार इनको कह सकते हैं जिसे सही अर्थों में इतिहासकार कहा जा सकता है। यानी प्राचीन भारत के एकमात्र रचनाकार कल्हण को माना जाता है जिसे सही अर्थों में इतिहासकार का भी दर्जा प्राप्त है। उसकी रचना मतलब कल्हण की जो रचना है रायतरंगिणी, वो संस्कृत भाषा की रचना है और इसमें ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध रूप से लिखा गया है, लिखने का प्रयास किया गया है एक तरह से, जिसमें कश्मीर का प्रारंभ से लेकर 12वीं शताब्दी तक के इतिहास की चर्चाएं इसमें की गई है। तो रायतरंगिणी और ये सामान्य जो परिचय है, सबसे पहले कि ये ब्राह्मण वर्ग के यानी ब्राह्मण जाति के थे ये कल्हण, और इनका जन्म जो हुआ था कश्मीर में हुआ था और इनके पिता चंपक थे, और ये जो कि हर्ष के दरबार में रहते थे और वहीं पे कल्हण का भी मतलब पढ़ाई लिखाई उनके द्वारा कराया गया। और कल्हण उच्च शिक्षा प्राप्त इतिहासकार हैं और इन्होंने काव्य रचना में अद्भुत कुशलता भी प्राप्त की थी और सही अर्थों में इनको इनकी रचना शैली के आधार पर इनको इतिहासकार के रूप में माना जाता है। तो इनकी रचना जो है रायतरंगिणी और वो संस्कृत भाषा में है। तो चलिए, इसमें कश्मीर की जो घटनाओं को लिखा गया है, यानी उस समय की सारी बातें इसमें चर्चित है। तो चलिए उनको देखेंगे कि इनकी बुक में आखिर है क्या। तो देखिए, कश्मीर नरेश जयसिंह के शासनकाल में कल्हण ने 1148 ईस्वी में अपनी रचना जो है रायतरंगिणी उसको लिखना आरंभ किया, जो कि 2 वर्षों में पूरा हो गया था। रायतरंगिणी में 8 सर्ग हैं, इसको याद रखिएगा। उसके बाद इसमें लगभग 8000 श्लोक हैं, ये भी याद रखना होगा आपको। उसके बाद इतिहासकार स्टाइन और A.L. वासम, 2 इतिहासकार का नाम आप ध्यान में रखें। स्टाइन और A.L. वासम ये 2 इतिहासकार हैं जिन्होंने इनके द्वारा जो कल्हण के द्वारा लिखी गई है रायतरंगिणी उसको 3 भागों में बांट कर रखा है और बताने का प्रयास किया है कि भाई इसको 3 भाग में बांट के आप पढ़िए। तो जैसे कि मान लीजिए 3 खंड में इनको बांटा गया है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो ये 3 खंड में बांटा गया। तो इन 3 खंडों में क्या क्या चर्चाएं हैं इसको अब हम लोग देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि इनकी रचना जो रायतरंगिणी है वो 8 सर्ग उसमें है। तो वही सर्ग जो है उसी सर्गों की चर्चा इनके 3 खंडों में है। तो आखिर वो क्या क्या चर्चाएं हैं उसको अब देखिए तीनों खंड में, जिसको स्टाइन और A.L. वासम के द्वारा बांटा गया है। तो चलिए उसको अब समझते हैं।
देखिए पहला भाग जो है इनकी रचना का, तो उसमें क्या है, इसमें 3 सर्ग को रखा गया, मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, तीसरा सर्ग तक इसी में चर्चा है पहले भाग में। तो इसमें आखिर चर्चा क्या है इसको देखिए। इसमें लगभग 3000 से अधिक वर्षों तक के अतीत की घटनाओं का यानी इतिहास को लिखा गया है। लगभग 3000 वर्षों तक से भी ज़्यादा वर्षों का इतिहास इसमें वर्णित है। और इस घटनाक्रम में विवरण जो भी वो देते हैं कलहन, इसमें जिन घटनाओं का विवरण वो दिए हैं वो पौराणिक आख्यानों और अनुश्रुतियों के आधार पर और मिथकों के आधार पर, यानी उनकी जो पुराने पौराणिक जो भी घटनाक्रम जो उनके समकक्ष मिली थी उसी चीज़ों के आधार पर, मिथक मतलब होता है कि झूठी कुछ कहानियां हैं, उसके आधार पर उन्होंने लिखा है। इसमें केवल राजवंशों की सूची दी गई है पहले भाग में, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा कि इस पहले भाग में क्या है। अब चलिए दूसरे भाग का बात करते हैं। तो देखिए दूसरे भाग में इनके 3 सर्ग को रखा गया, और जैसे पहला, दूसरा, तीसरा सर्ग ये पहले भाग में था, उसके बाद चौथा, पांचवा, छठा, ये 3 सर्ग जो है इसको इन्होंने इसी में रखा है, किसमें, तो दूसरे भाग में। तो इसमें किसका किसका कौन कौन से राजवंश की चर्चा है, तो ये देखिए कारकोट और उत्पल राजवंश जो है उसकी चर्चाएं इस भाग में की गई है, जिसमें कलहन ने अपने पूर्वकालीन इतिहासकारों, ऐतिहासिक अभिलेखों और बौद्ध स्रोतों के आधार पर इनको लिखने का प्रयास, यानी उन्होंने जो भी लिखा है वो प्रमाण के आधार पर लिखा है, ना कि अनर्गल बातें की है उन्होंने, यानी अपने से कोई बातें नहीं की हैं, बल्कि उन्होंने उसके साक्ष्य के आधार पर उसको लिखने का प्रयास किया है। तो ये ध्यान रखिएगा आप, जिसमें उचित ऐतिहासिक इतिवृत्तियों की विशेषताएं पाई जाती हैं, यानी कि उसमें इतिहास की जो भी बातें होनी चाहिए इतिहास लिखने में, उन तमाम चीज़ों को उसमें समाहित करने का उन्होंने प्रयास किया है। चलिए अब दूसरे भाग के बाद तीसरा भाग आता है, तो इसके अंतर्गत हमने बताया था 8 सर्ग में रायतरंगिणी लिखी गई है। तो उसमें देखिए उसमें 7वां और 8वां सर्ग जो है वो तीसरे भाग में, यानी पहले में 3 भाग, दूसरे में 3 सर्ग, और फिर तीसरे भाग में इसका 2 सर्ग इसमें दिया गया है। तो इसमें लोहार वंश की चर्चा है। इतिहास में आप देखेंगे कलहन ही हैं जिन्होंने बताया कि कश्मीर के इतिहास में 4 वंशों की उन्होंने चर्चा की है। गोनंद वंश है, उसके कारकोट, लोहार, उसके बाद आप देखिएगा उत्पल वंश, इन सब तमाम राजवंशों की उन्होंने चर्चा की है। तो ये इसमें जो अंतिम सर्ग है, मैंने अंतिम 2 भाग है इसमें सर्ग, और अंतिम भाग में उन्होंने लोहार वंश की चर्चाएं की है। तीसरे भाग अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें कलहन ने अपने व्यक्तिगत ज्ञान, प्रत्यक्ष दर्शन से संग्रहित साक्ष्यों के आधार पर घटनाओं का आलोचनात्मक विवरण प्रस्तुत किया। यानी तीसरा भाग इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इससे पहले के भाग में उन्होंने जो भी लिखा था वो अपने से पूर्व के इतिहासकारों के द्वारा जो लिखी गई बातें थी उसी के आधार पर लिखा था। लेकिन इन्होंने तीसरे भाग में जब इन्होंने बातों को लिखा, यानी इतिहास को लिखा, तो उसमें उन्होंने जो भी बातें लिखी वो उन्होंने प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर, यानी प्रत्यक्ष रूप से उनको जो अनुभव हुआ उसके आधार पर उन्होंने लिखा, और उन्होंने जो उस समय के समकालीन इतिहासकार हैं उनके विवरण के आधार पर लिखा है। तो इसलिए भी ये तीसरा भाग महत्व का है। तो लोहार वंश के बारे में जो भी उनकी चर्चाएं हैं वो लगभग उनके प्रत्यक्ष हैं, प्रत्यक्ष ज्ञान के आधार पर हैं। तो ये ध्यान रखेंगे आप। चलिए अब देखते हैं कि आखिर प्राचीन भारत के इतिहासकार के रूप में जो कलहन है उनको इतिहास लेखन के क्षेत्र में उनका क्या योगदान है, तो उसको हम लोग समझते हैं कि इतिहास लेखन के क्षेत्र में कलहन का क्या योगदान है। यानी देखिए आप इतिहास के छात्र हैं, यानी आप किसी भी फील्ड के छात्र हों, लेकिन किसी भी लेखक यानी जो लिखने वाला है, इतिहासकार है, उसके पहले व्यू से भी आप परिचित हों, यानी उसके लिखने का मोटिव क्या था, यानी उन्होंने जो भी लिखा उस पर किसी ना किसी वर्ग या नहीं तो किसी न किसी इतिहास लेखन की जो दृष्टिकोण हमने बताया है आपको, आप देखेंगे हिस्टोग्राफी में, ये भी हिस्टोग्राफी का ही पार्ट है, इसीलिए हम इसको हिस्टोग्राफी में ही आपको मिलेगा ये। तो आप देखिएगा, तो हिस्टोग्राफी में आप जब भी देखिएगा तो हर एक विशेष, जैसे RS शर्मा हैं, रोमिला थापर हैं, हरिवंश मुखिया हैं, इरफान हबीब हैं, तो ये तमाम लोग जो भी लिखे हैं किसी ना किसी दृष्टिकोण के अंतर्गत लिखे हैं। तो आखिर कलहन का जो दृष्टिकोण है वो अपना जो दृष्टिकोण, उस समय तो कोई दृष्टिकोण था नहीं, लेकिन उन्होंने जो लिखा है इतिहास को उसमें किस तरीके का उनका दृष्टिकोण था, उसमें क्या कमियां थी और क्या अच्छाइयां थी। अगर आपसे पूछे कि एक इतिहासकार के रूप में कलहन का विवरण दें, यानी कलहन के बारे में बताइए, तो उसमें आपको यही चीज़ समझना होगा। देखिए उनकी रायतरंगिणी में क्या क्या चर्चाएं हैं वो हम पहले बता दिए,
अब देखिए एक इतिहासकार के रूप में वो कैसे थे, वो अब जानना आपके लिए, हमारे लिए, सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग इसको समझते हैं कि आखिर वो इतिहासकार कैसे थे। तो देखिए कल्हण जो है नितांत ही प्राचीन भारत का प्रथम रचनाकार था, जिसने ऐतिहासिक साक्ष्यों तथा स्रोतों के आधार पर यानी महत्व को भली भांति समझते हैं। यानी देखिए आज भी इतिहास लिखने में ऐतिहासिक साक्ष्य और स्रोत वही होता है जिसके अंतर्गत सारी चीज़ें इतिहास की घटनाओं का को लिखा गया है। वो स्रोत किसी न किसी स्रोत के आधार पर, स्रोत 3 प्रकार के होते हैं, आप ध्यान में रखें। एक होता है विदेशी स्रोत, एक होता है देशी स्रोत, यानी आप बोलिए एक साहित्यिक स्रोत को 2 भागों में बांटा गया है, तो उसको बोलते हैं देशी और विदेशी स्रोत के आधार पर। और दूसरा, ये 2 होने के बावजूद एक होता है पुरातात्विक स्रोत। तो ये तमाम पुरातात्विक देशी विदेशी स्रोत जो भी हैं उसके आधार पर इतिहास को लिखा जाता है। तो इन्होंने जो भी अपनी घटनाएं लिखी हैं उसको उन्होंने किसी न किसी स्रोत के आधार पर इन्होंने लिखा है। तो उसने अपनी कृति रायतरंगिणी में की रचना करते समय समसामयिक दस्तावेज, यानी उस समय के जो भी दस्तावेज थे, राजाओं के द्वारा जो आज्ञाएं दी जाती थी लिखित रूप से या अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर, उनको शिलालेख, मुद्रा, प्राचीन स्मारक आदि का गहरा अध्ययन किया। उसके बाद उन्होंने अपनी रचना को लिखा है। इतना ही नहीं, कल्हण ने उन साक्ष्यों एवं स्रोतों का विस्तार से हवाला दिया है जिनका उन्होंने अपने इतिहास लेखन में के रूप में उपयोग किया है। उसने जिन अभिलेखों साक्ष्यों के आधार पर ग्रंथ की रचना की वे विश्वसनीय साक्ष्य हैं। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि कल्हण का ऐतिहासिक दृष्टिकोण जो था वो काफ़ी शानदार था, विश्वसनीय साक्ष्यों से परिपूर्ण था एक तरह से। तो यानी कहने का मतलब ये है, साक्ष्य के आधार पर ये है सीधा सीधी कि कल्हण जो भी लिखे, जैसे कि आज के आधुनिक इतिहासकार जो लिखते हैं, उनका लिखने का तरीका यही होता है कि वो किसी न किसी साक्ष्य के आधार पर लिखते हैं। और फिर आप देखिएगा उस बुक के जो भी, आप मान लीजिए कोई चैप्टर आप पढ़ रहे होंगे तो उस चैप्टर के नीचे आप देखिएगा इंडेक्स करके यानी संदर्भ सूची करके, एक तरह से देखिएगा संदर्भ सूची लिखा रहता है। और उस संदर्भ सूची में लिखा रहता है कि कौन से बुक से उन्होंने क्या क्या कुछ ऐड किया है, तो उसकी चर्चाएं वो 1 2 3 ऐसे संदर्भ सूची में लिख देंगे बुक, और उसी से ऐड रहता है। तो इसी तरीके से कल्हण ने भी अपनी रचनाओं को जो लिखा उसमें उन्होंने बताया है कि हमने कहाँ से क्या क्या लिया है, कहाँ कौन कौन से साक्ष्य का यूज किया है, तो उन्होंने इसकी चर्चाएं की। मतलब देखिए हम आज जिस चीज़ की चर्चा करते हैं या जो हम अपनी बुक में लिखते हैं वो उन्होंने कई 100 वर्ष पहले ही कर दिया था। इसीलिए उनको मतलब भारत का प्रथम इतिहासकार बोला जाता है, उनकी इसी सूझबूझ की वजह से। अब चलिए देखते हैं आगे। कल्हण ने मंदिरों तथा भवनों में खुदे हुए अभिलेखों और पूर्ववर्ती राजाओं द्वारा प्रदत्त भूमिदानों एवं धर्मदानों तथा प्रशस्तियों से संबंधित सूचनाओं का उसने बेहतरीन तरीके से उपयोग किया, और उसका उपयोग करने के पश्चात उन्होंने इतिहास लेखन का कार्य किया। यानी उन्होंने पुरातात्विक साक्ष्यों का भी भरपूर उपयोग किया है। इतिहास के तर्कसंगत स्रोत के रूप में पुरातात्विक साक्ष्यों तथा अभिलेखों का उपयोग निस्संदेह ही कल्हण का एक अभिनव प्रयोग था। यानी कल्हण जो है उन्होंने इतिहास के तमाम चीज़ों का जो भी यूज किया है वो सच में आज के समय में बड़ा ही प्रासंगिक है, यानी बहुत ही तर्कगत है। एक तरह से ये समझें कि वो आज के भी इतिहासकार उसका यूज करते हैं, और उन्होंने तब ही कर दिया, जो कि आज से आप लगभग समझें तो लगभग 800-900 वर्ष पहले ही। तो ये इन तमाम चीज़ों से यही लगता है कि वो कितने अग्रसोची थे, ये भी आप समझिएगा। कल्हण द्वारा अपने समय तक के कश्मीर की घटनाओं का तिथि युक्त, सूक्ष्म एवं सतर्क विवेचन निश्चित ही इतिहास लेखन के क्षेत्र में विशिष्ट देन है, जिसका कि उसके पूर्ववर्ती इतिहास लेखकों जैसे वानभट्ट थे, विल्हन थे, उसके बाद जगनिक थे आदि में पूर्व अभाव है। इन सभी में उसका अभाव था। तिथि युक्त विवेचन नाम में रायतरंगिणी को, मतलब विवेचना के ही कारण रायतरंगिणी को भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ कहलाने का गौरव प्राप्त है। यानी अब समझिए कि देखिए इतिहास में आप पढ़ेंगे, हम पढ़ाएंगे आपको, कभी कभी तो आप देखिएगा बहुत से, इनके बाद भी बहुत से इतिहासकार हुए जो, और इनसे पहले भी बहुत से इतिहासकार हुए जिनके इतिहास लेखन में तिथि का कमी है, यानी उन्होंने विश्वसनीय तिथि का चर्चा नहीं किया। लेकिन इस इतिहासकार की एक खूबियाँ थी कि उन्होंने तिथि का हवाला दिया, यानी किसी भी घटनाओं को लिखा तो उसे तिथि क्रम करके लिखा, यानी मतलब उस घटनाओं के समय के
मतलब हवाला देते हुए उन्होंने लिखा कि हाँ इस समय ये घटनाएं हुई थी। तो ये इनकी सबसे बड़ी विशेषताएं हैं जो कि इनको सभी इतिहासकारों से अलग करके रख देता है। जैसे बाणभट्ट थे और तमाम जो हम इतिहासकार आपको बताए उन सबों से इनको अलग कर देता है। जैसे बाणभट्ट आप देखिएगा, उसके बाद बिल्हन है, उसके बाद जगनिक है, इन तमाम इतिहासकारों से इनको अलग करके खड़ा कर देता है। अब चलिए अब देखते हैं प्राचीन काल के इतिहास लेखन में कलहन जो सबसे बड़ा योगदान है वह है उनका इतिहास बोध, यानी इतिहास के बारे में उनकी जानकारी, यानी इतिहास लेखन के बारे में उनकी जानकारी जो है वो उनका इतिहास लेखन में सबसे बड़ी खूबियाँ हैं उनकी। कलहन की कृति बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं के क्रियाकलापों का आलेख भर नहीं था, बल्कि समय की स्थिति को समझने का इतिहास है, जिसमें वह रह रहा था। यानी उस समय जिस समय वो रह रहे थे उस समय उन्होंने जो इतिहास को समझा, उसे उन्होंने जो लिखा है वो उस समय के इतिहास के लिए और आज के भी दौर के लिए बड़ा ही प्रासंगिक है, एक तरह से यही समझिए। यही कारण है कि उसकी कृति अन्य लेखकों के प्रशस्त प्रशस्ति परक पुस्तकों से काफ़ी ऊपर है। मतलब अन्य लेखक जो लिखे हैं उन्होंने एक तरह से राजाओं की गुणगान को किया है और उन्होंने जो भी लिखा है वो एक तरह से उन्होंने तर्क के आधार पर ना लिखकर उन्होंने जैसा चाहा वैसे उन्होंने जैसा उन्होंने पाया उस तरह उन्होंने लिखा। लेकिन कलहन में वो बात नहीं है, उन्होंने इतिहास को समझा और उसको समझते हुए उन्होंने लिखा है। एक इतिहासकार की जो भूमिका होनी चाहिए उस भूमिका को उन्होंने अच्छे से समझ के उसको लिखने का काम किया। कलहन ने किसी भी परंपरा को प्रचलन के रूप में स्वीकार नहीं किया, अपितु उसकी प्रामाणिकता से संबंध में अपना विवेचना दिया। मतलब कलहन किसी भी परंपरा, मान लीजिए कि कोई कह रहा है, आज के समय में ही सोचिए कि कोई व्यक्ति कह रहा है कि हाँ हमारे समय में हमारे दादा महाराजा राजा महाराजाओं के साथ बैठते थे, दादा पिताजी ये सब, लेकिन उन्होंने ये चीज़ को नहीं माना कि आपके दादा बैठते थे कि नहीं, आपके मामा बैठते थे कि नहीं राजा के साथ। ये उन्होंने तब तक नहीं माना जब तक उन्होंने ये नहीं देखा कि ये हकीकत में था या नहीं, उनके पास कोई साक्ष्य ऐसा रहा, तब वो माने कि हाँ हो सकता है कि इसके अब या नाना नानी कोई राजा महाराजा के पास बैठा होगा। उन्होंने बनी बनी बातों के आधार पर उन्होंने किसी भी चीज़ को स्वीकार नहीं किया। तो कलहन की ये बहुत बड़ी बात थी। और उसके बाद इस तरह उन्होंने आधुनिक इतिहास लेखन विधाओं, यानी आधुनिक इतिहास लेखन जो अभी जो इतिहासकार लिखते हैं उन विधाओं को स्वीकार करते हुए दिखाई देते हैं। यानी उन जो आज के इतिहासकार जिस विधा को, यानी जिस इतिहास लेखन के दृष्टिकोण को अपनाते हैं, यानी इतिहास लिखने की तरीके को जो अपनाते हैं आज के इतिहासकार, उसे उन्होंने तभी अपना लिया था। तो ये उनकी सबसे स्पेशल चीज़ थी उनके इतिहास लेखन की। चलिए अब समझते हैं इतिहास लेखन में उन्होंने लेखक के स्वतंत्र विचारों को प्रस्तुत करने हेतु प्रेरित किया। यानी अब मान लिए कि ये सारी चीज़ें उनकी विशेषताएं थी, आखिर उन्होंने क्या क्या कहा, लेकिन उन्होंने कुछ बातें ये भी बताया है कि कलहन ने कि अगर कोई इतिहासकार लिख रहा है इतिहास को तो उसको आखिर किस तरीके से इतिहास को लिखना चाहिए, ये तमाम बातें भी वो बताते हैं। यानी एक तरह से वो सुझाव दे के जाते हैं कि एक इतिहासकार को किस तरीके से कोई बात लिखना चाहिए। इतिहास लेखन में उन्होंने लेखक को स्वतंत्र विचारों को प्रस्तुत करने हेतु प्रेरित किया। यानी वे कहते हैं कि आप किसी के प्रभाव में आके इतिहास को मत लिखिए। यानी आप अपने अगर किसी भी इतिहास को, किसी भी दौर के इतिहास को लिख रहे हैं, वो किसी के प्रभाव में ना आकर बल्कि अपने स्वतंत्र विचार के आधार पर लिखिए। यानी आप लिखें तो उसमें आप आलोचना के साथ उसको लिखिए, यानी अच्छे बुरे सारी बातों को आप लिखें। ये उनके कहने का अर्थ था। अपनी रचना में कलहन ने स्वयं अपनी विचारों को भी प्रस्तुत किया है। वे अपने विचार को भी इसमें प्रस्तुत करते हैं। उसका कथन है कि एक अच्छा राजा को इतना शक्तिशाली होना चाहिए कि वह समाज के विविध तत्वों को नियंत्रण में रख सके और उसे यह निश्चित कर लेना चाहिए कि कोई भी क्षेत्र, चाहे वह गांव ही क्यों ना हो, संपत्ति एकत्र नहीं कर सके, क्योंकि संपत्ति राजनीतिक विद्रोह की प्रेरणा देता है। कलहन का यह दृष्टिकोण निस्संदेह कौटिल्य के दृष्टिकोण से मिलता है। यानी कि देखिए कलहन कहते हैं कि एक राजा को इतना शक्तिशाली जरूर होना चाहिए कि उनके समय चाहे वो गांव हो या शहर या नगर, कोई भी जगह हो, वहाँ पे विद्रोह नहीं कोई जनता कर सके उनके विरोध में। इसीलिए उनका मानना है कि भाई आप उतने निश्चित, आप उतने शक्तिशाली हों ताकि आप अन्य सभी जो आपकी जो प्रजा है उस पर आप नियंत्रण रख सकें। तो यह कलहन का एक तरह से विचार है, उसको भी आप ध्यान में रखिएगा। एक तरफ जहाँ कलहन के विवरण में
सरल एवं सरसता है, वहीं उसकी कृति राज तरंगिणी में अलंकृत पदावली और शब्द चमत्कार का पूर्ण अभाव। यानी उन्होंने वैसी बातें नहीं लिखी, यानी कलहन ने, उन्होंने सरल बातों को लिखा और सरस यानी जो सबों के लिए समझ में आ सके। उन्होंने ऐसी बातें नहीं लिखी जो कि घुमावदार हो, यानी कि एक बातें आप बोल रहे हैं और कई एक उससे बातें निकल के आ रही हों, यानी ऐसी कोई बातें उन्होंने नहीं कही जो कि किसी भी राजा को प्रेरित यानी उसके प्रशंसा के रूप में हो। उन्होंने ऐसी कुछ नहीं लिखी। तो ये उनकी सबसे बड़ी खूबियाँ थी, जो कि ये सभी बातें यह साबित करती है कि वह एक श्रेष्ठ रचनाकार के गुणों से पूर्णतः सुपरिचित थे। यानी एक इतिहास को कैसा होना चाहिए, उसको इस प्रकार होना चाहिए कि आप कोई भी घटना को लिखें तो आप किसी भी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर ना लिखें, बल्कि आप जो भी घटना लिखें वो किसी के प्रभाव में ना आकर स्वतंत्र रूप से लिखिए, यानी अच्छे बुरे सभी बातों को लिखिए। ऐसी चीज़ें उनमें थी उस समय। प्राचीन लेखक होते हुए भी कलहन का इतिहास लेखन की अवधारणा आधुनिक इतिहास की अवधारणा के अनुरूप है दिखाई देता है, जब वह अपने परिवेश, समय, समाज एवं भौतिक परिस्थितियों के बारे में दिलचस्प, जिसमें वे इन तमाम चीज़ों का वर्णन जब वो कर रहे होते हैं, तो ये लगता है कि वो जब इन चीज़ को लिख रहे हैं तो लगता है कभी कभी कि वे प्राचीन भारत के इतिहासकार नहीं, बल्कि आज के जो इतिहासकार, जो आधुनिक युग के इतिहासकार लिख रहे हैं, उस तरीके उनकी सोच यानी तो समझ, इतिहास लेखन का बोध था उनको उसी समय। तो ये उनकी सबसे बड़ी गुण है जो कि हम बता रहे हैं। उसके बाद देखिए, कलहन ने इतिहास लेखन में कई खामियों, मतलब कलहन के इतिहास लेखन में कई कमियां भी हैं। तो देखिए, जब आप किसी भी आदमी का अच्छा गुण जान रहे हैं तो ये आपकी दायित्व तो होती है कि उसके बुरे गुणों को भी जानें। चूँकि आप किसी का आलोचनात्मक जब किसी की चर्चाएं करें, यानी आप किसी भी चीज़ को लिखें या समझें, तो अच्छे और बुरे उसके गुण दोनों ही जानने आपके लिए अत्यंत आवश्यक है। तो चलिए उनके इतिहास लेखन में क्या कमियां हैं उसको देख लेते हैं। मुख्य रूप से उनकी इतिहास लेखन में सबसे बड़ी कमी ये है कि तिथि के संबंध में वे पूर्णतः सतर्क नहीं है। उसने तो किसी भी राजा को 300 वर्षों तक शासन करते हुए दिखा दिया है, लेकिन इस प्रकार की कमजोरियां उसके प्रारंभिक रचनाओं में देखने को मिलती है। यानी आरंभ में जब वो इतिहास को लिख रहे थे तो उन्होंने कभी कभी तिथि के क्रम में वो सचेत नहीं रह पाए, और उन्होंने जो लिखा, घटनाओं को जो लिखा उन्होंने, तो उसमें कभी कभी एक राजा को 300 वर्षों तक शासन करते हुए दिखा दिया, जो कि संभव नहीं है। आज भी आप सोचें कि कोई राजा 300 साल तक कैसे जीवित रहा होगा। तो ये उनकी एक कमी नज़र आती है। लेकिन जो शायद उनके द्वारा किए गए अनुश्रुतियों एवं मिथकों के ऊपर निर्भर करता है ये, लेकिन उनकी कमी नहीं हो सकती है। हो सकता है कि उन्होंने जो भी चीज़ें लिखी वो उन्होंने तो चूँकि इतिहास, जो प्रारंभिक इतिहास उन्होंने लिखा, तो उसके लिए उन्होंने जो दस्तावेज उसके पहले के थे उसके आधार पर लिखा। तो इसलिए हो सकता है कि उनके द्वारा जो लिखा गया है वो जो पहले के इतिहास की रचनाएं यानी अनुश्रुति हैं, पौराणिक कथाएं हैं, यानी जो मिथक यानी कुछ कहानियां हैं, उसके आधार पर जब लिखा तो उसी में होगी गलतियां, तो उन्होंने उसको ज्यों का त्यों उतार दिया। तो ये हो सकता है कि उनकी गलती नहीं हो। कलहन द्वारा एक गंभीर भूल यह भी हुआ कि उन्होंने अति महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन करते हुए तिथि का उल्लेख नहीं किया। यानी कहीं कहीं वो तिथि का उल्लेख भी नहीं करते। उनकी सबसे बड़ी डिमेरिट यही है कि उन्होंने तिथि का उल्लेख तो किया है, लेकिन कहीं कहीं वो दिखा देते हैं कि 300 वर्षों तक कोई शासन कर रहा है, तो कहीं कहीं वे ये भी नहीं दिखा रहे हैं कि मतलब जो महत्वपूर्ण घटना है उसके तिथि क्रम क्या थे। तो ये देखिए, एक तरह से आप सोचें तो हो सकता है कि ये गलतियां हैं उनकी, लेकिन ये भी हो सकता है कि उनके पास कोई साक्ष्य ऐसा नहीं रहा होगा कि जो तिथि युक्त हो, तो इसलिए उन्होंने उसको ज्यों का त्यों छोड़ दिया होगा। कलहन के इतिहास लेखन का एक अन्य दोष कट्टर क्षेत्रीयता का भी है। उनके इतिहास लेखन का ये सबसे बड़ा दोष है। वे सभी महत्वपूर्ण राजाओं को कश्मीर के राजा बोल, देखिए उन्होंने जो राजतरंगिणी लिखा है वो कश्मीर का इतिहास, तो वो जो भी लिख रहे होते हैं, जैसे अशोक के बारे में भी लिख रहे होते हैं, तो वो बोल देते हैं कि भाई देखिए मौर्य शासक जो अशोक था वो कश्मीर का नरेश था। यानी उनको ये भी, मतलब ये वो लिखने से परहेज नहीं करते कि आखिर वो कश्मीर का नरेश था कि नहीं। तो देखिए, ये इनकी सबसे बड़ी भूल नजर आती है, यानी दोष था उनके इतिहास लिखने में। लेकिन यह कलहन की कमजोरी नहीं बल्कि उस समय का दोष भी हो सकता है, क्योंकि 12वीं शताब्दी तक पूरे भारत में क्षेत्रीयता की भावना काफ़ी मुकर हो गई थी तथा स्थानीय शासकों पर
गाथा गीत लिखे जा रहे थे, यानी गाथाएं जो लिखी जा रही थी स्थानीय शासकों पर, उसी क्रम में उन्होंने जब लिखा। देखिए किसी भी दौर में अगर आप देखेंगे, कोई भी दौर हो और उसमें कोई इतिहास लिखा जा रहा हो, तो थोड़ा बहुत उस दौर का भी तो प्रभाव उस पर रहा होगा। तो हो सकता है 12वीं सदी का जो भारत था, उस समय क्षेत्रीय भावना काफ़ी मुखर थी, यानी उस समय जो स्थानीय शासक थे उनकी प्रशंसाओं में मतलब कहानियाँ, किस्से या गीतें लिखी जा रही थी। तो इस वजह से कल्हण ने रायतरंगिणी में नौकरशाही की मतलब जब लिखा, तो उन्होंने उसमें थोड़ा बहुत क्षेत्रीयता को ज़्यादा मतलब उस पर ज़्यादा बल दिया, इसलिए ये उनकी सबसे बड़ी एक कमजोरी भी नज़र आती है, यानी दोष के रूप में इसको आप देख सकते हैं। उसके बाद कल्हण ने रायतरंगिणी में नौकरशाही की घोर निंदा की, जिसमें ज़्यादातर कायस्थ थे और वह प्रशासन के प्रमुख पदों पर आसीन थे। इस प्रकार की निंदा के मूल में यह बात हो सकती है कि ब्राह्मण होने के नाते मन ही मन उनकी शक्ति एवं प्रभाव से चिढ़ते होंगे, क्योंकि कल्हण को अपने जीवन में न तो कोई राजश्रय यानी राजाओं का आश्रय प्राप्त था, और न ही कोई राजकीय पद, यानी ना ही वे राजा के किसी पद पे आसीन थे। तो देखिए उनका दो बात इसमें यह है, पहला कि वे कायस्थ जाति एक होती है, उनकी जो वर्चस्व आप देखेंगे गुप्त काल के बाद उभर के आती है, वे समाज में लिखने पढ़ने लिपिक का काम करने लगते हैं, तो उस समय उनका बढ़ गया था। तो इस वजह से कल्हण इनसे काफ़ी चिढ़ रहे थे। तो इसका मूल जो बात हो सकता है कि उस समय ब्राह्मण वर्ग के लोगों को राजाओं का अब आश्रय मिलना बंद हो गया होगा, इस वजह से वो इससे चिढ़ रहे होंगे, ये इतिहासकारों का मानना है। यानी अपनी दृष्टि से ये इतिहासकार बोलते हैं कि हो सकता है ऐसा हुआ होगा, तभी वो उनसे चिढ़ते होंगे। चलिए अगले, इस प्रकार इतिहास लेखन के क्षेत्र में कल्हण की खूबियों और कमियों को देखते हुए हम यह कह सकते हैं कि आज से 1000 पूर्व, जब भारत में इतिहास लेखन की लोकप्रियता नहीं थी और इक्के दुक्के इतिहासकार हुआ करते थे, उस दौर में कल्हण ने रायतरंगिणी की रचना की, जिस वैज्ञानिक पद्धति से की है, उस हिसाब से यह आज भी आधुनिक इतिहासकारों के लिए काफ़ी महत्व रखता है। यानी उनकी इन तमाम खूबियों और कमियों दोनों को आप देखेंगे तो यही आपको लगेगा कि उनके द्वारा जो भी रचनाएं की गई वो कहीं ना कहीं आज के इतिहासकार के समकक्ष, यानी आज जो इतिहास लिखी जाती है उसके उनके गुणों से समकक्ष उन्होंने गुण रखते हुए इनकी रचनाएं की। इसलिए उनको आधुनिक इतिहासकार जो आज के हैं उनके महत्व के बराबर उनको महत्व मिलता है, ये आप ध्यान रखें। राजतरंगिणी यद्यपि क्षेत्र विशेष कश्मीर पर लिखा गया, यानी उसमें कश्मीर का इतिहास है, तथापि एक ऐतिहासिक ग्रंथ है ये राजतरंगिणी जो है। आपसे पूछा जाए कि उसमें कहाँ की जानकारी मिलती है, तो वो कश्मीर के इतिहास पर है, और ऐतिहासिक ग्रंथ के रूप में इसका महत्व अति विशिष्ट है। किसका? तो राजतरंगिणी का, जिसमें आधुनिक मान्यताओं से संबंधित कई विशेषताएं देखी जा सकती है। इसमें आधुनिक मान्यताओं से, यानी आज के जिस तरह इतिहास लिखा जाता है उसके आधार पर ही उन्होंने जो लिखा है उसकी कई एक विशेषताएं उसमें निहित है। जैसे कल्हण ने सर्वप्रथम साक्ष्यों, स्रोतों और पुरातात्विक साधनों का अपनी रचना में आधार बनाया, यानी उसमें उपयोग किया है। साथ ही प्रयुक्त स्रोतों का उल्लेख भी अपनी रचना में किया है। जैसे कि हम पहले भी बता दिए कि आज के इतिहासकार जो भी हैं वो इतिहास को लिख रहे हैं तो किसी न किसी साक्ष्य के आधार पर लिखते हैं, और वो लिखते हैं तो वो बताते हैं कि हाँ इसमें कौन कौन सी स्रोतों का उन्होंने उपयोग किया है। तो उसी प्रकार राजतरंगिणी को जब ये लिख रहे थे तो उन्होंने उसमें हवाला भी दिया है कि कौन कौन से स्रोत उन्होंने इसमें प्रयुक्त किया है, यानी लिखा यूज में लाया है। इतना ही नहीं, वह तिथि क्रम का भी ध्यान रखते हैं तथा अतिशयोक्ति से बचते हैं, यानी अतिशयोक्तिपूर्ण मतलब कोई भी बातें नहीं बोल रहे हैं, यानी जो तथ्य और तर्कगत है उसी बातों को वो लिखते हैं। अपने इतिहास बोध का खुलकर प्रदर्शन करते हैं। इससे यही साबित होता है कि उनका इतिहास बोध कैसा था। तात्कालीन समय के केवल राजनीतिक ही नहीं बल्कि सामाजिक, आर्थिक, सैनिक परिस्थितियों का चित्रण जिस सरलता और सुगमता से उन्होंने किया है वह कहीं अन्यत्र नहीं मिलता है। यानी उन्होंने उस समय का जो भी है, जैसे कि सामाजिक है, आर्थिक है, सैनिक परिस्थिति का जो भी वर्णन किया है वो काफ़ी सुगम और अच्छे तरीके से किया, सरल रूप से किया, यानी कठिन शब्दों का न चयन करते हुए आसान शब्दों का यूज करते हुए उन्होंने किया है, जो कि और कहीं भी नहीं देखने को मिलता है।
यही कारण है कि एक प्राचीन ग्रंथ राजतरंगिणी में आज की आधुनिक इतिहास लेखन की सभी विशेषताएं देखने को मिलती है। यानी राजतरंगिणी भले ही प्राचीन ग्रंथ है, यानी प्राचीन काल की ये रचना है, बट उसमें जो भी चीज़ें वर्णित है वो आज जैसे ही इतिहासकार जिस प्रकार आज के इतिहासकार लिखते हैं ठीक वैसी है। इसलिए राजतरंगिणी को भारत का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है। इस प्रकार हम देखें कि एक इतिहासकार के रूप में कल्हण और की क्या भूमिका रही है और उनको क्यों भारत का प्रथम ऐतिहासिक इतिहासकार बोला जाता है, और उनके लेखन इतिहास लेखन की जो ज्ञान है वो किस प्रकार की थी, और इसमें उनके द्वारा जो लिखा गया है उसमें क्या क्या चर्चाएं हैं उसको हमने देखा। और इसी में हम लोग देखे कि राजतरंगिणी जो उनकी रचना है उसमें किस प्रकार की घटनाओं का वर्णन है, किस प्रकार की घटनाओं का के बारे में लिखा गया। इन तमाम सारी बातें उनके इतिहास लेखन से संबंधित थी, जिसको हमने बताने का प्रयास किया। और इस प्रकार हम जो देखे एक इतिहासकार के रूप में कल्हण, ठीक इसी प्रकार अन्य कई एक इतिहासकार हैं जिनके बारे में हम लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है कि आखिर उनके द्वारा जो भी लिखा गया तो उसका क्या व्यू था या उनके लिखने का जो तरीका था वो किस प्रकार था। तो उन तमाम चीज़ों को हम लोग देखेंगे पुनः एक बार नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।